एक समंदर दिल के अंदर, ये गाना है। लेकिन ये गाना कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के मन का तराना बन चुका है और यही वजह है कि गाहे बिगाहे कांग्रेस पार्टी के भीतर से ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं जो सुर्खियां बटोरती हैं और सुर्खियां बटोरने के साथ साथ ये बताती हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी जो मौजूदा विवाद सामने आया है वो है बंगाल चुनाव के मद्देनज़र। हालांकि आनंद शर्मा ने ट्वीट कर ये सवाल उठाया कि जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है जिसके साथ कांग्रेस अलायंस में जा रही है वो एक सेकुलर पार्टी नहीं है और उसके साथ जाने से जो कांग्रेस पार्टी का जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स है उस पर सवाल उठेगा और इस सवाल को उन्होंने ट्विटर के जरिए उठाया। उसके बाद फिर क्या था, पार्टी में अलग अलग तरफ से जो गेंदें हैं वो फेंकी जाने लगी। खुद अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट के जरिए, बयान के जरिए ये बातें कही हैं कि वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं वो सबको पता है। उनका इशारा बीजेपी की तरफ है। बीजेपी ने इधर कांग्रेस को अलग से उस पर हमलावर रुख अख्तियार किया। और दूसरी अहम बात यह है कि जो मूल है इस समस्या का, जिसे कि G23 ने एक पत्र के जरिए उठाया था और उसके बाद CWC की बैठक भी हुई थी जिसमें उन्होंने पार्टी के कई फैसलों को लेकर सवाल उठाए थे, फैसला लेने के तरीकों को लेकर सवाल उठाए थे और ये मांग की थी कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष पार्टी को मिले जल्द से जल्द। और दूसरी बात की जो तमाम सांगठनिक चुनाव हैं उसके ज़रिए जो पद हैं, महत्वपूर्ण पद, वो भरे जाएं। इस बाबत कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ और ये कहा गया कि ऐसा ही होगा। लेकिन जो G23 जो ग्रुप 23 नेताओं का है उनको ये लगता है कि वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और ऐसा कुछ होता प्रतीत नहीं होता। हालांकि एक तारीख दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जून में जो है, जून के अंत तक कांग्रेस को अपना एक पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि बंगाल समेत और जो 5 राज्यों में चुनाव है कुल मिलाकर उसमें व्यस्तता की वजह से और पार्टी क्योंकि उसमें लगी हुई है इसलिए ये मामला जो है जून तक टाला गया है। लेकिन जो कांग्रेस के असंतुष्ट नेता हैं उनको लगता है कि ये तारीख भी जो है एक और नई तारीख है और शायद जिस तरह की ज़मीन वो अपने लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर तलाश रहे हैं वो उनको मिलता नहीं दिख रहा। और यही वजह है कि कभी वो जम्मू में जुटते हैं तो कभी ट्वीट के ज़रिए जो है वो नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। प्रियंका गांधी से भी ये सवाल पूछा गया जिस तरह से आनंद शर्मा ने सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने सवाल को टाल दिया और इतना ज़रूर कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दे दिया है। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो एक अंदरूनी खींचतान है वो अब उस मुकाम की तरफ बढ़ती नजर आ रही है जहां पे खुले तौर पे तलवारें खींच ली गई है। इससे पहले भी सवालात उठते रहे थे, लेकिन जिस तरह से खुले तौर पे आनंद शर्मा ने ट्वीट के जरिए, 2 ट्वीट के जरिए बंगाल में IFS के साथ जाने पे सवाल उठाया, उसके बाद कुछ चीज़ें तय होने लगी हैं पार्टी के भीतर। हालांकि पार्टी अभी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी किसी बात से इनकार करती है या इस सवाल को ये कह के टाल देती है कि देखेंगे आगे क्या होगा, किस तरह से बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन कांग्रेस में एक प्रवृत्ति हमेशा से रही है ठंडा करके खाने की, जिसको कहते हैं। तो बेशक अभी जिस तरह से जम्मू में जुटकर बयानबाजी की गई G23 के नेताओं की तरफ से, या जिस तरह से अब ट्वीट आया है, या जिस तरह से शशि थरूर ने भी मध्य प्रदेश का मामला उठाकर कहा है कि ये जो पार्टी की जो सेकुलर छवि है उसको नुकसान पहुंचाता है और वहाँ पे खुद जो पुराने कांग्रेस के सांसद हैं वो नाराज़ हैं जिस तरह से बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया। तो जो असंतोष है वो अपना रूप जो है वो गहन करता जा रहा है, भीषण करता जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी के सामने नेतृत्व का सवाल अभी भी है। अब किस तरह से वो सवाल निपटाया जाता है वो अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में अपनी ज़मीन तलाशने के लिए न सिर्फ एक बार फिर से वो लेफ्ट के साथ गई है, बल्कि जो इंडियन सेकुलर फ्रंट, हालांकि नाम में सेकुलर है लेकिन तमाम सवालात हैं उस संगठन को लेकर, खासतौर पे जो भाईजान जिनको कहा जाता है सिद्दीकी, वे जिस तरह के बयान देते रहे हैं उस पर तमाम सवालात उठे हैं, बहुत तरह के विवाद पैदा हुए हैं। उसके बावजूद कांग्रेस मानती है कि वो एक सांप्रदायिक नहीं बल्कि धार्मिक संगठन है। तो यहाँ कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि धर्म के आधार पे या धार्मिक आधार पे अगर कोई संगठन बनता है और वो चुनाव में जाता है तो उसमें धर्म का इस्तेमाल हुआ या नहीं। तो 2 तरह का जो मापदंड है वो कांग्रेस भी नहीं ले सकती और इसलिए कहीं ना कहीं वो सवाल जायज़ भी लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे एहतियातों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो बंगाल में वो क्या कुछ हासिल कर पाएगी। लिहाजा एक बार फिर से वो वहाँ पर गठबंधन के ज़रिए है और गठबंधन के ज़रिए जो कुछ वो हासिल करना चाहती है उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मोर्चा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फ़ायदा पहुंचाएगा और बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की ध्वनि आ रही है कि
या उनको ऐसा लग रहा है, उस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इससे हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा और आईएफएस जैसे जो संगठन हैं वो मुस्लिम वोट काटेंगे लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर, तो ममता बनर्जी का नुकसान होगा और बीजेपी का फ़ायदा होगा। तो बीजेपी वहाँ बैंक कर रही है। चुनावी जो माहौल है उसमें कई तरह की कयासबाजी और कई तरह की जो कैलकुलेशन है वो होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है और उसका कोई एक तुरंत रास्ता निकलता नज़र नहीं आता, कोई सहमति की बात होती नज़र नहीं आती। हालांकि सोनिया गांधी के घर जो बैठक हुई थी उसमें सहमति का एक फॉर्मूला बना था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, वैसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बड़ा भूचाल जल्द आ सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कांग्रेस की प्रवृत्ति ये रही है, जैसा मैंने पहले भी बताया, ठंडा करके खाने की। तो कांग्रेस कई बार चीज़ों को छोड़ देती है कि जिस तरह से वो शेप ले वो ले, और पार्टी जो है वो अपनी तरफ से प्रोएक्टिव अप्रोच ना अपनाए, खासतौर पे ऐसे लीडर्स के लिए जो सालों साल से दशकों से पार्टी का हिस्सा रहे हैं, अहम पदों पे रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे नेतृत्व जो है वो किस तरह से अपना रास्ता निकालता है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है अपनी मजबूती की दिशा में कोई कदम बढ़ा पाती भी है या नहीं। उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।